यूनेस्को ने 1999 में यानी सन 2000 में से शुरू किया बैनुल-अक़वामी सतह पर मादरी ज़ुबानों के दिन को मनाने का। जो पिछली असम्बली थी उसमें मैंने बलोची, पश्तो और बरावी में कुछ तकरीरें और शेर भी पढ़ी, इस दफ़ा नहीं पढ़ रहा हूँ। उसकी बुनियादी वजह एक ये है कि पिछली असम्बली में भी मैंने जब मादरी ज़ुबानों का आलमी दिन हुआ था तो मैंने ये गुजारिश की थी कि दुनिया में बड़ी तेज़ी के साथ जो है मादरी ज़ुबानें वो महदूम होती जा रही हैं, वो ख़त्म होती जा रही हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो कौमें अपनी सकाफ़त और अपनी ज़ुबान को अहमियत नहीं देते उनके माशरे मुस्तहकम नहीं होते। हमारे माशरे में जो तज़बज़ब है, इज़्तिराब है, अदम इस्तेहकाम है, उसकी बुनियादी वजह यह है हम अपनी रिवायात भूल गए हैं, हम अपनी सकाफ़त भूलते जा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी ज़ुबान भी भूलते जा रहे हैं। तो लिहाजा जब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 ऐसे आर्टिकल्स हैं मखसूस तौर पर जिसमें ज़ुबानों की तरवीज, ज़ुबानों की तरक्की, ज़ुबानों के हवाले से जो है बहुत तहफ़्फ़ुज़ फराम किया गया है। बलोची, बिरावी, पश्तो ज़ुबान के हवाले से बलूचिस्तान असम्बली ने कानून साजी की है, लेकिन आज तकरीबन 15-10 सालों से बलोची, बिरावी और पश्तो के असातिज़ा तैनात नहीं हो रहे हैं, ना कॉलेजों में तैनात हो रहे हैं, ना उनकी पोस्टें एडवर्टाइज हो रही हैं। लोग एमए बलोची, एमए बिरावी, एमए पश्तो करके बेरोजगारी का शिकार हो गए। कम अज कम ये इस आइन के तहत वो हमारे बच्चों को उन जुबानों में, मौलाना साहब वो अपने बच्चों को जुबान में अपनी तरवीज कर सकते थे, उनकी तरबियत कर सकते थे। ये जुबान जो है अगर खुदा न खास्ता खत्म होने से बच जाते थे तो आज होम मिनिस्टर, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, वो जरा इसको नोट कर लें कि इसकी बुनियादी वजह क्या है। दूसरी बात यह है कि सर इसी से मुंसलिक है, हम तो मादरी जुबान के हवाले से हमारी पॉलिसियां बहुत कमजोर होती जा रही हैं। किताबें, लिटरेचर, लाइब्रेरियां, हमें नए नए ऐप्स बनाने चाहिए थे ताकि हमारी मादरी जुबानें तरक्की करती। मैं जब भी अपने इलाके में जाता हूं मुझे सबसे ज्यादा अपने अवाम के सामने शर्मिंदगी का इजहार इसलिए करना पड़ता है। कहता है आप तो कहते थे मैं पढ़ा लिखा जो है नुमाइंदा हूं, आप तालीम याफ्ता नुमाइंदा हूं, मैं आपके जिले में तालीम ले आऊंगा। जनाबे वाला ये गुज़श्ता 3 साल से 3.5 साल तो पिछली हुकूमत ने हमारे ज़ाया कर दिए। हमने कहा है कि जंगी बुनियादों पर बलोचिस्तान में असातिज़ा की कमी का तदारुक किया जाए। जितने स्कूलों में बच्चे नहीं, खारान में 46 स्कूल जो हैं वो बगैर असातिज़ा के हैं। अवारान जो हमारे मौजूदा चीफ मिनिस्टर का डिस्ट्रिक्ट है उसमें 146 स्कूल जो हैं वो बगैर असातिज़ा के हैं। कोई भी ऐसा जिला नहीं, इन सब जो अरकान असेंबली बैठे हुए हैं हर किसी के जिले में 50 से 60 के करीब स्कूल हैं जो बगैर असातिज़ा के हैं। हमें खुदा जानता है मुझे किसी और चीज से, 2 चीजों से शर्मिंदगी होती है। जब हम जाते हैं कहते हैं हॉस्पिटल में अद्वियात नहीं है, और जब हमें वालिदैन आके मिलते हैं कहते हैं हमारे बच्चों के लिए असातिज़ा नहीं है। ये 2 ऐसी चीजें हैं, बाकी टूटी फूटी सड़कें, बिजली का ना होना, पानी का ना होना, ये तो बलोचिस्तान की किस्मत में ही लिखा हुआ है। लेकिन ये चीजें कम से कम हम जंगी बुनियादों पर कर सकते हैं। कल जब चीफ सेक्रेटरी साहब खारान आए थे हमने यही बात उधर भी दोहराई, तो वहां पर उन्होंने कहा कि कैबिनेट में आप ले जाएं, असेंबली में इस पे बात करें, आप लोग एक पॉलिसी बनाएं, 15 दिन के अंदर टीचर्स रिक्रूट करें, फिर उसके बाद एडॉक बेसिस पर उसी गांव से कंपटीशन करवाएं, उसी यूनियन काउंसिल से कंपटीशन करवाएं। और उसमें ये एक बात अच्छी होगी कि अगर जो उस्ताद एडॉक बेस पे आएगा 1 साल के लिए, अगर उसने परमानेंट होना है, बाद में अपेयर होना है किसी और टेस्ट में, उस टेस्ट के लिए एक सर्टिफिकेट ये भी लाजमी होनी चाहिए कि वहां की जो गांव की कमेटी बननी चाहिए, वहां के गांव के जो है बाशिंदों का, यानी उनके पेरेंट्स का, उनके वालिदैन की कमेटी बननी चाहिए जो तहरीरी तौर पर लिख के दे कि इस टीचर ने वाकई अपना हक अदा किया है, इसने अपना फर्ज अदा किया है, इसने बच्चों को जो है इस वक्त में पढ़ाया है, इसने गैरहाजिरी नहीं की है। हम डायरेक्ट भी अपॉइंटमेंट कर लेते हैं, मैं इसके हक में हूं, बेरोजगारी का खात्मा हो, लेकिन एजुकेशन के सेक्टर में हमें कुछ थोड़ी सी रिफॉर्म्स की जरूरत है। नसीबुल्लाह हमारे भाई हैं, इज वेरी एक्टिव, वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। एजुकेशन की नॉन टीचिंग की पोस्टें तो एडवर्टाइज हो गई हैं, लेकिन अगर जो टीचिंग की पोस्टें हैं उसके हवाले से मैं ये कहता हूं कि ये पॉलिसी बनाएं कि जी यूनियन काउंसिल से के सतह पर इनकी तैनाती होगी। दूसरी बात यह है कि 3 से 4 साल तक नॉन ट्रांसफरेबल होंगे, अटैचमेंट उनकी खत्म होगी। फिर उसके साथ साथ वालिदैन या पेरेंट्स की जो है वो रिकमेंडेशन जब तक नहीं होगी तो आप इसको नेक्स्ट स्टेज पे परमानेंट नहीं करेंगे। जब तक यह सिलसिला नहीं होगा बलोचिस्तान में हमारे बच्चे इसी तरह दरपदर फिरते रहेंगे। 18 लाख बच्चे बलोचिस्तान में इस वक्त तालीम से महरूम है। मैं तो मादरी जुबान की बात कर रहा हूं कि आप उसको पढ़ाएं, बेजार है मादरी जुबान से। यह जुबान जिसमें उसने जिंदा रहना है, कम्युनिकेट करना है, जीना मरना है, जो उर्दू है, इंग्लिश है, इसमें तो इसके लिए इसको असातिज़ा नहीं मिल रहे हैं। इसके अलावा जनाब वाला इससे मैं आपसे रूलिंग चाहूंगा। बाकी बाहर इस वक्त एक कैंप लगा हुआ है, मोहतरम सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब जो इस हमारे असम्बली के कुलीग हैं,
میں اس بات پہ بے شک کسی کا مطالبہ کسی بھی طرح کا ہو، مجھے اس سے غرض نہیں ہے، لیکن یہ اس اسمبلی کے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارا کوئی کلی، کل میں بھی ہو سکتا ہوں، اگر یہاں جا کے بیٹھوں گا ان کو سننا چاہیے، ان کی بات سننی چاہیے. اور میں آصف ریکی صاحب ہمارے ایڈوکیٹ جنرل صاحب ان کو مبارکباد دیتا ہوں ان کے عہدے کا، اور وہ آج تشریف فرما بھی ہیں، اچھی بات ہے، پہلا دن ہے ان کا. آصف جان مبارک ہو آپ کو پوزیشن. میں یہ گزارش کروں گا کہ جناب اسپیکر صاحب آپ جو ہیں ایک کمیٹی بنائیں جو سردار یار محمد انقلاب کے ساتھ بات کرے، اگر قانون کا، عدالت کا، دوسرے مسئلے ہیں اس کے ساتھ ایکسپلین کریں، ان کے ساتھ بات چیت کریں. تو یہ جو دھرنے کا سلسلہ ہم نے پہلے کہا تھا یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. میں رستے میں آیا، ایک اور طبقہ سب سے بڑا بلوچستان کا تکلیف کا شکار ہے، وہ ہمارے پولیس والے ہیں. سردیوں میں، گرمیوں میں، بارشوں میں، جمعہ نماز کے وقت ہم اپنی گناہیں جا کے اور جمعہ معاف کروانے کے لیے مسجد کے اندر جاتے ہیں، لیکن وہ بندوق اٹھائے باہر کھڑے رہتے ہیں ہماری حفاظت کے لیے، کیونکہ ہماری مسجدیں بھی محفوظ نہیں، ہمارے مندر بھی محفوظ نہیں، ہمارے امام بارگاہیں بھی محفوظ نہیں. وہ پولیس والا جو روزوں میں رمضان میں سڑکوں کی حفاظت کرتا ہے، وہ جناب والا بلوچستان کا، جس طرح میں نے ابھی ہم نے کہا کہ خاران اور ماشکل والوں کے ساتھ جو ہے ہوتا ہے ڈسکرمنیشن ہوتی ہے، عدم مساوات ہے، اسی طرح بلوچستان کے پولیس کے جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ کے پولیس کے ملازمین سے کیوں کم ہے؟ سب سے زیادہ لا اینڈ آرڈر کے چیلنجز یہاں پر ہے، سب سے زیادہ غربت بلوچستان میں ہے، سب سے زیادہ تکلیف اور مشکلات اور میں کہتا ہوں ذہنی طور پر دباؤ کا شکار یہاں کے پولیس والے ہیں. ان بیچاروں نے کیا قصور کیا ہے کہ ان کو جو چھوٹے گریڈ کے پولیس والے طبقے والے ہیں؟ تو میں جناب والا چاہوں گا کہ یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ اگر ہم اپنے شہریوں کو اس طرح ان پولیس والوں کے حوالے سے آپ یہاں پہ رولنگ دیں کہ رپورٹ پیش کی جائے کہ یہ تفاوت، یہ عدم مساوات پولیس کے جو ہے ملازمین کی تنخواہوں کے حوالے سے کیوں ہے. ایک اور کیمپ باہر لگا ہوا ہے، وہ کمیونٹی اسکول کے اساتذہ کا ہے، جو 600-700 کے قریب گزشتہ 15-20 سال سے گلوبل ٹیچرز کے حوالے سے بہت بڑی جدوجہد اب سب نے کی. مشکور ہوں موجودہ حکومت نے ہا کے ان کے پرماننٹ آرڈر مری صاحب نے، میرے دوست بھائی نصیب اللہ نے اور قدوس صاحب نے جو ہے وہ کر دیے. 600 بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بات سننی چاہیے. ان میں جتنے بھی اساتذہ اہل ہیں، فٹ ہیں، کاغذات ان کے سب برابر ہیں، اسی طرح کی ایک پالیسی اپنانی چاہیے. ان 600 اساتذہ کو بھی آپ کو پرماننٹ کرنا ہوگا. بی ڈی اے کے ملازمین جی صبح صبح ہمارے دروازوں پہ آتے ہیں، وہ بھی بلوچستان کے فرزند ہیں. اگر ہم نے سی این ڈبلیو کے ملازمین کو ریلیف دے دیا، گلوبل ٹیچرز پارٹنر کے ہم نے ریلیف دے دیا، تو بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ملازمین کے حوالے سے بھی کمیٹی بنائی جائے، ان کی سمری بھی وزیر اعلیٰ کو بھیجی جائے. جو لوگ اس میں قابل ہیں، اپنے اسناد پورے رکھتے ہیں، ان کی عمر گزر گئی ہے، ان کو بلوچستان کے سروس اسٹرکچر میں پرماننٹ کیا جائے، چاہے بی ڈی اے میں لے جاتے ہیں دوسرے میں. سر ایک اور بات میں نے خاران کے حوالے سے پچھلے اسمبلی کے اجلاس میں کہی. قدوس بزنجو صاحب نے یہاں پر کہا تھا کہ جی بلوچستان سے ٹوکن سسٹم کا خاتمہ ہو گیا ہے، لیکن خاران والے ابھی تک بھی، حالانکہ خاران ایک پوری ریاست تھی، خاران کوئی عام صرف ضلع نہیں ہے، خاران بلوچستان کا سمبل ہے، ایک الگ اس کی ایڈنٹیٹی اور ریاست تھی. آج خاران کے 200-250 زمباد والی گاڑیوں کو جو ہے وہ بلوچستان میں کہیں سے تیل لانے اور لے جانے یا کاروبار کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی. یہ ڈسکریمنیشن کیوں کریٹ کیا گیا ہے؟ یہ بات ہم نے اعلیٰ حکام تک پہنچائی. ہمیں کہا گیا کہ جی ٹوکن سسٹم ختم ہے، پورے بلوچستان میں کاروبار سرحدوں پر سب کو آنے جانے کی اجازت ہے. تو لہٰذا آپ جو وہ بات وزیر اعلیٰ صاحب نے یہاں پر کی ہے، آپ اس کو یہاں پر دہرائیں کہ بلوچستان میں عدم مساوات کی پالیسی نہیں چلے گی. اگر چمن کے آدمی کے ساتھ بھی گاڑی ہے، اس کو بھی اجازت ہے جا کے واشک سے اپنے لیے خوردنی تیل لے آتا ہے، لانا چاہیے. اگر ماشکیل کا آدمی چمن سے جا کے کاروبار کرتا ہے تو اس کو چمن والوں کو بھی نہیں روکنا چاہیے. ہم نے بلوچستان کے اندر خود چھوٹے چھوٹے بلوچستان کہاں سے بنا دیے؟ یہ بادشاہی طاقت کم نے کب سے لے لی ہے؟ یہ کون سے پولیس والے نے کس نے کی ہے؟ اس کو ختم کرنا ہوگا. اگر اس کلچر کو ہم ریاستی طور پر فروغ دیں گے، پھر لوگ جناب والا اپنے گاؤں گلیوں سے ایک دوسرے کو گزرنے نہیں دیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نصیب اللہ مری صاحب بیٹھے ہیں، سینئر منسٹر بیٹھے ہیں، دمر صاحب بیٹھے ہیں. دمر صاحب اس پہ آپ اپنی رائے دیں دیں جو پالیسی انہوں نے اعلان کی تھی. باقی بھی سینئر منسٹر صاحبان بیٹھے ہیں. تو بالخصوص مادری زبانوں کے حوالے سے اور اساتذہ کے حوالے سے رولنگ جناب والا مری صاحب. تھینک یو جناب. شکریہ. یہ اساتذہ کا معاملہ تو کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے. ہم نے کوشش کیا اس کے لیے کمیٹیاں بنائی ہیں تاکہ 1 مہینے 1.5 کے اندر اس کو ہم مکمل کر سکیں. باقی جہاں تک رہتا ہے پبلک سروس کمیشن میں جو پوسٹیں ہیں مطلب 15 سے ابو، اس کے لیے بھی ہم بنا رہے ہیں تاکہ ہم اڈاک پہ لے لیں. اس کے بعد جب پبلک سروس کمیشن سے آئیں گے تو اس کو پھر رکھیں گے ویسے اس کو اڈاک پہ. باقی جو ثنا صاحب نے کہا کہ 600-700 اساتذہ کی بات کی ہے،
तो इसको भी हम कोशिश करेंगे। हमारे जो ग्लोबल के थे जैसे 1500 टीचर, उनका भी हमने काम किया। हमें कोई इस पे नहीं है, देखते हैं जो लॉ के मुताबिक होगा तो हम इंशाल्लाह इसको भी इसी चीज़ को लेके इंशाल्लाह सीएम साहब के पास भेजेंगे। बाकी मादरी ज़बानों का जैसे सना साहब ने कहा, मैंने आज अपने सेक्रेटरी और डायरेक्टर से पूछा, उन्होंने कहा काफ़ी अरसे से ये तो है सही, लेकिन जैसे सना साहब ने कहा ये सही है, उधर पढ़ाई मादरी ज़बानों में नहीं होता है, ना हमारे पास टीचर हैं ना कुछ है। इसके लिए अभी जो पोस्टें मंजूर होती हैं, कोई साइंस का है, कोई मैथ का है, कोई, क्योंकि बलोची, ब्रोही या पश्तो ज़बान का कोई टीचर नहीं है। नेक्स्ट इसमें हम रख रहे हैं कि वो बकाया हमने ये कहा है कि जो अभी हम ये पोस्टें ले रहे हैं इसमें तक कम से कम जितने भी हो सके उसमें फिर हम फाइट के थ्रू इनसे ट्रेनिंग कराएंगे ताकि मादरी ज़बानों का भी पूरे हर डिस्ट्रिक्ट में शुरू हो। लेकिन उसमें पहले से है सही, पढ़ाई कुछ नहीं है, क्योंकि मास्टर साहिबान को खुद बलोची या ब्रोही या पश्तो नहीं आता है, वो आगे क्या पढ़ाएंगे। तो इसके लिए हम नेक्स्ट इसमें इंशाल्लाह पोस्टें भी रख रहे हैं, ब्रोही के भी रख रहे हैं, पश्तो के भी रख रहे हैं, बलोची के भी रख रहे हैं, तमाम ज़बानों के बशर्ते उसमें, और सिंधी के भी कुछ एरिया हैं उनके लिए भी हम रख रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम इस पे काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह शुक्रिया जल्दी हो सिबला मरी साहब। थैंक यू। जोचर ने सही नहीं बताया, इस हाउस ने एक मुकम्मल परफेक्ट एक्ट पास किया है मादरी ज़बानों का। लास्ट टेन्यूअर में हमारी जब हुकूमत थी, हमने एक्ट पास कराया मादरी ज़ुबानों का, और बाकायदा कायदे छप गए, असातिज़ा की ट्रेनिंग हो गई, स्कूलों में हत्ता के पढ़ाना भी शुरू हो गया, पश्तो में, बलोची में, बरावी में, फारसी में, सिंधी में, जहां पे पढ़ाई सब कुछ मुकम्मल हुआ, सब कुछ शुरू हुआ मादरी ज़ुबानों का। लेकिन बाद में जब हमारी हुकूमत गई तो उन्होंने, डिपार्टमेंट ने कसदन इसको रोका है। मिनिस्टर साहब, ये चूंकि हम थे उस वक्त, हमने सब कुछ बकायदा प्रोफेसर आपका पॉइंट आ गया, जो अभी वफात गए, उन्होंने इस कमेटी में थे, बड़े बड़े दानिश्वर इस कमेटी में थे, उन्होंने सब कुछ बनाया, कायदे बनाए, कोर्स बनाया, सब कुछ हुआ। डिपार्टमेंट जो है ना, डायरेक्टर साहब या सेक्रेटरी साहब गलत बयानी से काम ले रहा है, मिनिस्टर साहब को जो है ना वो गलत राह दिखा रहा है। आपकी बात आ गई है, सही तौर पर जाना चाहिए। और अभी लोग अदालत भी गए कि क्यों इस एक्ट पे अमल नहीं हो रहा है। सही है ज़ेर साहब, आपकी बात आ गई। कादर नायल साहब आप बात करें, फिर मिनिस्टर साहब जवाब दें। शुक्रिया जनाब स्पीकर। सबसे पहले तो मुझे तवक्को है कि